न्याय कहाँ से उम्मीद करें? इस खुलेआम वोट की चोरी केवल पहले हम सुनते थे कि भाई किसी के घर में डकैती हो गई, फिर सुना जी बैंक डकैती, फिर सुना ट्रेन डकैती, अब तो चुनाव डकैती। केवल वोट चोरी नहीं, चुनाव डकैती, चुनाव ही चुराए जा रहे हैं। मतलब एक अंग्रेजों के गुलाम थे, 200 साल की गुलामी थी, उससे आजादी का जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कम से कम दुश्मन दिख रहा है, अंग्रेज है, विदेशी है। लेकिन यहाँ जो अपने ही देश के लोग जो लगभग 2000 साल से अपने लोग को गुलाम बना के रखे थे, उसकी आजादी के लिए तो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े हैं। ना कोई खून बहाया, ना किसी को चोट पहुंचाई, अपने विद्वता से, अपनी कलम से, अपने परिश्रम से, अपने कुर्बानी से उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाई है। उनका फोटो नहीं, उनका भी अपमान है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी है, एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक नेता जो खुद को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ मैं बौद्ध हूँ, हाँ मैं बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पर चलने वाला एक कार्यकर्ता हूँ। इसी सिलसिले में देश भर में वे घूमते रहते हैं। एक नई क्रांति हो इसके लिए सतत कार्यरत रहते हैं और हमारे साथ आज मौजूद है। बहुत से विषयों पर उन पे चर्चा होगी। आपका नागपुर में बहुत बहुत स्वागत। ये धम्म भूमि है और धम्म के ही कार्य के लिए आप यहाँ आए हैं। महाबोधि महाविहार का एक बड़ा आंदोलन पूरे देश में छिड़ा हुआ है। बहुजनों की तो राजधानी भी है। बिल्कुल, बहुजनों की राजधानी भी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। पूरे देश में एक समस्या जो लोकतंत्र को जीवित रखने की, संविधान को जीवित रखने की, और हमने देखा कि राहुल गांधी जी संविधान यात्रा भी कर चुके हैं, संविधान सम्मेलन कर चुके हैं इसी सिलसिले में। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि जिनसे उन्होंने खुद कहा है कि एक बम मैं फोड़ने जा रहा हूँ और उन्होंने एक बम फोड़ा। ये कहा गया कि वोटों की चोरी हो रही है, लोकतंत्र जो है उसको बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र को तो है, संविधान को भी खतरा है, क्योंकि जिनको चुना नहीं गया वो लोग भी अब सरकार में है, वोट चोरी करके आए हैं। आपको क्या लगता है कि ये पूरा देश इस मामले को देख रहा है? आपकी राय में क्या है कि ये जो वाकया है वोट चोरी का, ये जो प्रकरण है, इसमें कितनी सत्यता आपको लगती है? इसमें संदेह ही नहीं बचा कोई जी कि भारत में जो डेमोक्रेसी का जो आधार है, जी, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परिश्रम से वोट डालने का अधिकार सभी वर्गों को समान रूप से मिला, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, इनकम टैक्स पेई हो या मजदूर हो, वन मैन वन वोट वन वैल्यू। ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मेहनत से, उनके त्याग तपस्या से, उनकी कुर्बानी से, उनके जीवन के संघर्ष से पूरे देश के लोगों को मिला है। क्योंकि उससे पहले तो आप देखिए ना, 1919 के एक्ट तक आप देखेंगे कि भारत में इनकम टैक्स पेई को, ग्रेजुएट्स को, बड़े जमींदारों को ही केवल वोट का अधिकार था। लेकिन साउथ बोरो कमीशन को उन्होंने मेमोरेंडम दिया 1919 में। फिर आपको याद होगा 1928-29 में साइमन कमीशन आया, उनको उन्होंने ज्ञापन दिया। फिर 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश सरकार को और उनके संसद को अपने आर्गुमेंट से, तर्क से इस बात को समझाने में कामयाबी हासिल की और 1935 के एक्ट के माध्यम से फिर सभी लोगों को वोट का अधिकार मिला। लेकिन आज जो डेमोक्रेसी का जो आधार है, व्यक्ति की वोट, हर व्यक्ति की वोट जिससे सरकारें चुनी जाती हैं, उस वोट की बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है। आपने सवाल किया कि क्या इसमें सत्यता कितनी है, तो सत्यता इसी बात से जाहिर हो जाती है। बाहर का छोड़िए, पहले आप आपके महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव से 2024 के लोकसभा चुनाव तक 5 साल के अंदर 32 लाख नए वोटर बने और लोकसभा चुनाव 2024 के बाद विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के 5 महीने बाद थे। 5 महीने के अंदर 39 लाख नए वोटर कहां से बने? जब आदरणीय राहुल गांधी जी ने इलेक्शन कमीशन से डिजिटल डाटा मांगा, लिस्ट मांगी फोटो सहित, उसको देने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया और उसके बाद तो बकायदा केंद्र की सरकार ने कानून को बदल के वीडियोस को, उसको सबको 45 दिन में डिलीट करने का कानून बना दिया।
दूसरी बात, जब इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा जाता है, जैसे अभी आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो खुलासा किया जी कर्नाटक की एक सीट को लेके, उस सीट पे किस तरीके से सांसद की सीट पे कई प्रकार से 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट पाए गए, एक एक एड्रेस पे 80 एक कमरे के ऊपर 80 वोटर। जब वो सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन से लिस्ट मांगी, जवाब मांगा, उन्होंने नहीं दिया, और वो जो उन्होंने खुलासा किया, फिर 6 महीने की मेहनत के बाद कार्यकर्ताओं से ने मेहनत की, पूरा सर्वे किया डोर टू डोर, और वो जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन नहीं बोल रहा है, भारतीय जनता पार्टी बोल रही बस है। बिल्कुल इसी बात में आऊंगा तो कि ये वोट चोरी अगर नहीं होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती, इलेक्शन कमीशन बोलता। कार्रवाई करने की बजाय इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि राहुल गांधी जी एफिडेविट दे। किस लिए भाई? ये तो इलेक्शन कमीशन को जो पावर है चुनाव कराने की, वो भारत के संविधान ने उनको जिम्मेदारी दी है, पावर नहीं है ये। दिस इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि आपको फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, और ये इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी भारत के संविधान ने सौंपी है। और अब उस संविधान के खिलाफ जाके इलेक्शन कमीशन ये जांचने की बजाय कि किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है, किस तरह चुनाव जीतने वालों को हराया जा रहा है, उस पर खुद कार्रवाई करने की बजाय कह रहा हम तब करेंगे, पहले एफिडेविट। तो क्यों दो भाई? तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है भाई, ये नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है, आप इसको करो। लेकिन इलेक्शन कमीशन एकदम चुप है, खामोश है, और उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं जी। तो ये वोट की चोरी स्पष्ट है, और एक नहीं, अब तो अनेकों खुलासे हो रहे हैं। आपने देखा होगा जो मेयर का चुनाव था पंजाब, लगभग साल भर पहले, पंजाब चंडीगढ़ के अंदर, उसके अंदर जो बीजेपी का नेता जो वहां उस चुनाव का ऑफिसर बना हुआ था, वो खुद मतपत्र पे पेन से लिख के उनको कैंसिल कर रहा है। खुद उसने वहां वोट की चोरी की। अगर उसकी वीडियोग्राफी ना होती और सुप्रीम कोर्ट उसको ना देखती तो वो पकड़ा भी नहीं जाता, लेकिन आज तक उसको सजा नहीं हुई। उसी सर्वोच्च न्यायालय ने जिसको सजा करनी थी सजा नहीं दी, ना बीजेपी की केंद्र की सरकार ने दी, ना वहां के प्रशासन ने दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ जिसके हाथ में तिजोरी की चाबी दी वही चोर निकला। सोनीपत के अंदर एक चुनाव क्षेत्र में ग्राम पंचायत का सरपंच का चुनाव हुआ, ग्राम पंचायत का जी। जिस व्यक्ति ने चुनाव जीता उसको हरा दिया 300 से ज्यादा वोट से, और जिसने हारा उसको जीतने का सर्टिफिकेट दे दिया जी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, और उसने उसको आगे उसका ऑब्जेक्शन फाइल किया। लेकिन ये देखिए मजे की बात कि उसको अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा जी। हाई कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया था, जिसको जो मतलब हार गया, जिसको जीत का सर्टिफिकेट दे दिया। और जब प्रशासन के सामने आवाज उठी और वो प्रूफ पाया गया कि हाँ सही है, उसको फिर हारने का डिक्लेयर किया, उसने छोड़ी नहीं पोस्ट, और वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट ने ही उसमें मतलब 1.5 साल कम से कम हाई कोर्ट ने लगा दिया। पूरा मामला 3 साल तक चला। तो 5 साल के कार्यकाल को इस तरह अगर खींच दे तो कोर्ट से भी फिर क्या उम्मीद करें? भला हो कि उसका सारा प्रूफ ऑन रिकॉर्ड था, और वो सुप्रीम कोर्ट से वो आदमी कुलदीप लड़ाई लड़के जीत के आया है जी। कुलदीप को वापस हराया, क्योंकि वो रिकॉर्ड में हार रहा है, और फिर जिसको 300 से भी ज्यादा वोट से हराया वो 51 वोट से जीत गया। तो ये फर्जीवाड़ा आखिर कब तक? ये तो वो है जिसने संघर्ष किया सुप्रीम कोर्ट तक जाकर। कितने लोग हैं जो संघर्ष करते हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन बताया जब जो पिटीशन इलेक्शन कमीशन में लगती है, चैलेंजेस होते हैं। जैसे कई चुनाव क्षेत्र में सांसद का चुनाव कोई बंदा जीत गया, डिक्लेयर कर दिया जीत गया, विधायक का जीता डिक्लेयर कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट हारे वाले को दे दिया, बेईमानी कर दी, और फिर लड़ते रहो तुम। 5 साल आपकी चली जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सांसद बना दिया 5 साल के लिए। महाराष्ट्र में वही हो रहा है, कई जगह हो रहा है ऐसा। महाराष्ट्र में शिवसेना का चिन्ह गया है, गुजरात में उसमें गुजरात में हुआ, बिहार में हुआ, यूपी में हुआ, अनेकों जगह इस तरह की शिकायत आई है कि जीता डिक्लेयर कर दिया, सर्टिफिकेट नहीं मिला था बस जीत का, उसके बाद उसको हरा दिया। प्रशासन चाहे तो मिलकर हरा दे, जो रिटर्निंग ऑफिसर है और जो उनके अधिकारी काउंटिंग पे बैठ रहे हैं उसके हाथ में है। इसका मतलब फिर न्याय कहाँ से उम्मीद करें? खुलेआम वोट की चोरी केवल पहले हम सुनते थे कि भाई किसी के घर में डकैती हो गई, फिर सुना जी बैंक डकैती, फिर सुना ट्रेन डकैती, अब तो चुनाव डकैती।
केवल वोट चोरी नहीं, चुनाव डकैती, चुनाव ही चुराए जा रहे हैं। इस मामले में जब ये खुलासा राहुल गांधी करते हैं, तो कल या परसों में ही अनुराग ठाकुर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं और वो वायनाड का उदाहरण देकर कहते हैं कि वायनाड में करीबन 98,000 वोटर जो है फर्जी है और इन्हीं वोटों के बदौलत प्रियंका गांधी जी वायनाड से जीती है, जबकि वो 5 लाख वोटों से जीती थी। फिर भी 98,000 फर्जी वोटों का ये देकर वो आरोप लगाते हैं कि इस तरह से प्रियंका गांधी भी जीती है। तो इसमें दोष प्रियंका गांधी जी का है या इलेक्शन देखिए, कमीशन का है? अनुराग ठाकुर वो व्यक्ति जिसने कहा था देश को गद्दारों को गोली मारो सालो। भाई कौन देश का गद्दार है? किसको गोली मारने की बात कर रहे हो? तुम्हारा देश के संविधान में, कानून में भरोसा नहीं है? अगर कोई गद्दार है भी, पहली बात तो कौन है बताओ। दूसरी बात, अगर कोई है भी तो उसके लिए कानून है ना। कोर्ट की, पुलिस किस लिए है? पुलिस मुकदमा बनाए, जांच करे, चार्जशीट दाखिल करे, कोर्ट ट्रायल करके सजा दे। हु आर यू? गोली मारो सालों को। तुम गुंडे हो क्या? और फिर तुम कह रहे हो कि जी इतनी वोट बढ़ा दी और वो जीत गए वहां से, और वहां से राहुल गांधी के चुनाव क्षेत्र का बता दिया, उधर कन्नौज की सीट का बता दिया, उधर तेजस्वी। अरे भाई ये तो बताओ, सरकार तुम्हारी केंद्र में, इलेक्शन कमीशन तुम्हारी जेब में, चूंकि तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से डेट तय करता चुनाव की। पहले एक डेट में चुनाव होता था, अब इतने सारे चरण में, और उसमें गैप इतना लंबा लंबा। इसका मतलब वोट की चोरी करवानी है, फर्जी वोट बनवा दिए, उन्हीं लोगों के यहाँ डालो, उसके बाद जाके वहां डालो, फिर वहां डालो, यही काम चल रहा है। बीजेपी की सत्ता पूरी तरह से वोट चोरी के आधार पर है। बीजेपी चुनाव नहीं जीती, बीजेपी ने चुनाव को चोरी किया है। बिल्कुल, बताते हैं। वाराणसी सीट के तथ्यों पर आते हैं। पहले तो वाराणसी की भी एक बार पूरा निकाल लो डाटा। बिल्कुल, उसी पे आ रहे हैं कि जब हम देख रहे थे कि जब काउंटिंग हो रहा था, करीबन 1:30-2 बजे तक खुद देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पीछे चल रहे थे। अचानक अपडेट आना बंद होती है और 5:30-6 बजे नरेंद्र मोदी जी को विन घोषित किया जाता है। आपको लगता है उस सीट पे भी इसी प्रकार का खेल हुआ है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर ईमानदारी से जांच हो जाए जी, तो बीजेपी की सीटें 170 से नीचे थी। ईमानदारी से अगर जांच हो जाए तो खेल तो हुआ है, और उस खेल में इलेक्शन कमीशन शामिल था। इलेक्शन कमीशन इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकता, क्योंकि जहां भी इस तरह के मुद्दे आए हैं, जहां भी लोगों ने आवाज उठाई है, इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, कभी कोई जांच नहीं हुई। और वोट जो कट रहा है, मेरी खुद की विधानसभा मैंने देखा है, हजारों की मात्रा में वोट कट रहा है। और जब देख रहे, जांच कर रहे किनका वोट कट रहा है, सारे दलित और मुस्लिम। ये क्या खेल है भाई? आप चुनाव नहीं जीत सकते तो चुनाव चोरी करोगे? वोट काटना भी तो चुनाव चोरी है। हमारे लोकसभा सीट से नितिन गडकरी जी जीतते रहते हैं। इस बार उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो खुद किसी रिपोर्टर को कह रहे हैं कि मेरे ही क्षेत्र से मेरे 3.5 लाख वोट काटे गए। तो ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें हो रही है। पॉसिबल है। कई बार क्या होता है, सत्ता पक्ष जिसने सारा षड्यंत्र किया है, कई बार तो अपनी पार्टी के भी कुछ खास लोगों को हराने का षड्यंत्र करते हैं। जी, ऐसा नहीं है कि केवल विपक्ष को और बातें हैं। जो उनके रास्ते में बाधा दिखाई देगा उसको हराने का वो पूरा प्रयास करेंगे। और अनुराग ठाकुर ने जिन सीटों की बात की, जरा अनुराग ठाकुर ये भी तो बताएं, इलेक्शन कमीशन किसका है? इसका मतलब आप वोट चोरी को तो मान रहे हो। अगर आप ये करो उन चुनाव क्षेत्रों में भी वोट फर्जी बनाए, वो निशाना, तो इसका मतलब आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हो कि फर्जी वोट बनता है। निशाना राहुल इसका मतलब गांधी को इलेक्शन बनाना चाह कमीशन रहे को थे। स्वीकार कर ले अब। जी, या तो इलेक्शन कमीशन अनुराग ठाकुर से जवाब तलब करे। जब राहुल गांधी डाटा मांग रहे हैं, डिजिटल डाटा नहीं दिया जा रहा, उनको 6 महीने लग रहे हैं एक चुनाव क्षेत्र का पूरा सर्वे करके पूरा निष्कर्ष तक पहुंचने में, और बीजेपी 6 सीट का कुछ ही घंटों के अंदर दे देती है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन उनको डाटा अवेलेबल करा रहा है। यही तो मतलब जाएगा ना। इलेक्शन कमीशन जवाब दे। पहले तो इलेक्शन कमीशन ये बताए कि क्या अनुराग ठाकुर से उन्होंने जवाब मांगा, किस आधार पर उन्होंने कहा है। नंबर 2, क्या वो ये मानते हैं कि बीजेपी का एक नेता जो केंद्रीय मंत्री रहा है, क्या वो सच कह रहा है कि हाँ वोट नकली बन रहे हैं? तो फिर इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी लेके कुर्सी छोड़े, स्वीकार करे अपनी गलती। और नहीं कर सकता तो फिर आप कार्रवाई करो ना, एफिडेविट उससे मांगो ना। अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं अभी तक एफिडेविट मांगा? संसद में ये मार्च होता है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, और 300 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस मार्च में शामिल होते हैं।
पुलिस कार्रवाई करते हैं, जैसे आम तौर पर हम देखते हैं कि सर्वसामान्य लोगों के मोर्चे को अड़ाया जाए, लेकिन सांसदों के मोर्चे को भी पुलिस द्वारा अड़ा के डिटेन किया जाए, ये देश में मुझे लगता है कि पहली घटना है। आपको क्या लगता है इस घटना के बारे में? जो लोग 1975 की इमरजेंसी को कोसते हैं, जी, मैं पहले उनको बता दूं कि 1975 में इमरजेंसी किन परिस्थिति में लगी। एक आंदोलन छेड़ा और उस आंदोलन में बाकायदा पुलिस आर्मी को भी विद्रोह करने का आह्वान किया गया था। सरकार का तख्ता पलट करने का आह्वान किया गया था बाकायदा। तो उन परिस्थितियों में इमरजेंसी लगी, लेकिन उस इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी में खासतौर पर जो दलित आदिवासी पिछड़ा है वो बड़ा सुखी था, क्योंकि उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं है कोई एट्रोसिटी कर दे। कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो टाइम पे ऑफिस ना पहुंचे, कोई अधिकारी करप्शन नहीं ले सकता था। तो वो इमरजेंसी अगर दलितों की दृष्टि से देखे तो हमारे लिए तो भाई वही स्वर्ग का टाइम था, वही सबसे अच्छा टाइम था। आज इमरजेंसी है, आज विपक्ष पे पूरी तरीके से सारी जांच एजेंसी को उत्पीड़न करने के लिए लगा दिया है। झूठे केस बनाओ, इन पे फर्जी केस बनाओ, इनको जेल में डालो। तो सालों साल लोगों को जेल में, नेताओं को जेल में रखा जा रहा है, मंत्री मुख्यमंत्री को जेल में रखा जा रहा है, सालों साल। बाद में पता चलता है कि ये बाद में भाई आप बताओ ना, तुम्हारा कन्विक्शन रेट क्या है? जी, जो आपने जितने केसेस में लोगों को गिरफ्तार किया या केस दर्ज किए, उनमें आउटकम क्या है बताए ना। आपने लोगों के फंडामेंटल राइट लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन किया है। एक वायलेशन और हो रहा है, और वो वायलेशन का केस ईडी के अधिकारियों पे भी दर्ज होना चाहिए, डायरेक्टर पे दर्ज होना चाहिए, सीबीआई पे दर्ज होना चाहिए, और केंद्र की सरकार पे दर्ज होना चाहिए, गृह मंत्री पे दर्ज होना चाहिए। उसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि तुमने लोगों के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया, उनको जेल में डाल के रखा। उसके बाद जब वो बाइज्जत बरी होते हैं या कुछ उसमें निकलता नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी तो एक आरएसएस के एक बुजुर्ग व्यक्ति को, अन्ना हजारे को ला के, केजरीवाल एंड कंपनी, पूरा ये षड्यंत्र था, इनको ला के दिल्ली में रामलीला मैदान में बिठा दिया। बहुत सारे चैनल पैसे दे के लगा दिए कि 24 घंटे यही चलाओ। 24 घंटे चलाया जा रहा है, करप्शन करप्शन, लोकपाल, काला धन। आज लोकपाल कहाँ है? ठीक है, और साथ में 24 घंटे टीवी पे आ रहा है। सत्ता पक्ष का देखो कितनी लीनियंट सरकार थी कि उसने उस तक मीडिया को रोका नहीं कि तुम ये क्या चला रहे हो, और अपने ही नेताओं को गिरफ्तार भी किया, उन पर मुकदमे भी दर्ज कर दिए। बाद में उन्हीं, सरकार तो बीजेपी की बन गई क्योंकि उसी के लिए सारा षड्यंत्र था, और उस बीजेपी सरकार बनने के बाद उन्हीं की सीबीआई ने एक केस में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कोई केस ही नहीं हुआ, कोई करप्शन नहीं हुआ। 2 केस कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दी कि भी कोई करप्शन का प्रूफ नहीं मिला। इसका मतलब कोई करप्शन हुआ नहीं था, सारा फर्जी बनाया था। दूसरी बात, आज वो अन्ना हजारे कहाँ हैं जब काला धन 3 गुना बढ़ गया है? कहाँ है वो अन्ना हजारे? करप्शन तो कहाँ इतना, उनका लोकपाल है? करप्शन इतना बढ़ गया है कि पुल के पुल गिर रहे हैं, पुल के पुल गिरते जा रहे हैं, अन्ना हजारे खामोश सो रहे हैं। ऐसी नींद सो रहे हैं जैसे गांव में कहते हैं दड़ मार के पड़ा है, कितने जगा लो जगेगा नहीं, चूंकि जानबूझ के मकड़ बना रहा है। इस पूरी आज़ादी की जंग में, आज़ादी की लड़ाई में लाखों युवाओं ने बलिदान दिया। गांधी जी थे, सरदार पटेल थे, सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक फौज बना ली थी, आज़ाद हिंद सेना। उसी काल में और एक लड़ाई जो आज़ादी की चल रही थी, जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चला रहे थे, यहाँ के दबे कुचले लोगों के आज़ादी की लड़ाई, जिसको इतिहास में जगह नहीं मिली। लेकिन इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। अभी हमने कल ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन मनाया, और हमने बाकायदा देखा कि केंद्र सरकार ने जो पोस्टर जारी किए उसमें सावरकर की फोटो को ऊपर रखा गया, गांधी जी की फोटो को नीचे, सुभाष चंद्र बोस की फोटो को नीचे, शहीद भगत सिंह नीचे है, और सबसे ऊपर बड़े देशभक्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। देश के संविधान निर्माताओं और देश के शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। क्योंकि जिस सावरकर जी को किन परिस्थिति में वो जेल से छूटे, पहले तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। दूसरी बात, उनको अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी, किस लिए मिलती थी, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और तीसरी बात, पूरे आरएसएस संघ परिवार का क्या कंट्रीब्यूशन है आज़ादी में, इंक्लूडिंग वीर सावरकर जी का भी। चौथी बात, अगर ये भी मान लें कि वो स्वतंत्रता सेनानियों में जो इतने सारे सेनानी, उनमें वो भी एक थे, मान लें, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, गिरफ्तार तो हुए तो थे, तो ठीक, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनका कंट्रीब्यूशन महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी
शहीद आजम भगत सिंह जी से भी बड़ा है। भारत की सरकार ने एक तरीके से देश के साथ गद्दारी की है कि इतने देश के महान सपूतों के ऊपर, इनसे भी ऊपर उन्होंने सावरकर की फोटो लगा दी। ये नहीं कह सकते कि भाई ये गलती से हुआ है या केवल पेट्रोलियम मिनिस्टर की वजह से हुआ है। ये पूरे बीजेपी की सरकार को, केंद्र की सरकार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जवाब देना पड़ेगा। अरे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देश की महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जिनकी पूरे आजादी के आंदोलन में उनके लिए अधिकार की चर्चा नहीं है। मतलब एक अंग्रेजों के गुलाम थे, 200 साल की गुलामी थी, उससे आजादी का जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें कम से कम दुश्मन दिख रहा है, अंग्रेज है, विदेशी है। लेकिन यहाँ जो अपने ही देश के लोग जो लगभग 2000 साल से अपने लोग को गुलाम बना के रखे थे, उसकी आजादी के लिए तो अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर लड़े हैं। ना कोई खून बहाया, ना किसी को चोट पहुंचाई, अपने विद्वता से, अपनी कलम से, अपने परिश्रम से, अपने कुर्बानी से उन्होंने देश के करोड़ों लोगों को हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाई है। उनका फोटो नहीं, उनका भी अपमान है। पूरे भारत का अपमान बीजेपी ने किया है। यही काम अगर कांग्रेस ने किया होता तो पूरे देश का मीडिया आज इस पे चर्चा करवा रहा था, शोर मच रहा होता जी, लोग रोड पे उतर रहे होते बीजेपी के लोग। लेकिन आज बीजेपी की सरकार ने ये काम किया तो कोई मीडिया बोल नहीं रहा है, चुप है। ये मीडिया बेसिकली बीजेपी का प्रवक्ता बन गया है, दलाल बन गया है। इसको मैं तो अपने लोगों से आह्वान करता हूं, पूरे देश के लोगों से, जिसको आप मुख्य मीडिया समझते हो, मुख्य मीडिया नहीं है। वो कभी गरीबी पे चर्चा नहीं करता, वो कभी महंगाई पे चर्चा नहीं करता, वो कभी बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करता, वो वोट चोरी पे भी उस तरह जो चर्चा होनी चाहिए नहीं करता, और बल्कि पक्ष लेता है, सरकार के पक्ष में बोलता है। वो इस तरह से आर्ग्यूमेंट करता है जैसे सरकार को डिफेंड कर रहा हो। तो इसे मीडिया को मीडिया मत मानिए, इसको देखना बंद कीजिए। बस इससे बेहतर है बहुजन मीडिया, जो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर्स हैं, जो देश की बात को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, आप उनकी मदद कीजिए। एक आखिरी बात, कल हमने 103 मिनट का जो पूरा भाषण जो है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर का सुना, और पूरे भाषण में एक भाषण का अंश है जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतना महिमा मंडन किया। उन्होंने ये कहा कि 100 साल से आरएसएस इस देश की सेवा कर रहा है, इस देश की संस्कृति को बचा रहा है, इस देश को नई दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। क्या ये महिमा मंडन था, या मन में कोई भय है कि आरएसएस अब मुझे, उनको कुर्सी जाने का जो भय पैदा हो गया है, उसी वजह से उन्होंने बोला। और दूसरी बात, आरएसएस का कंट्रीब्यूशन तो बताओ आजादी में क्या है। जी, आजादी के आंदोलन में कहीं आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन हो तो कोई मुझे बता दे, ऐतिहासिक तथ्य लाके सामने रख दे। हाँ, ये तथ्य हम रख सकते हैं कि आरएसएस ने आजादी के, ये समझ लो आरएसएस ने 52 साल तक तिरंगे को कभी नहीं फहराया, और आरएसएस ने कभी जातिवाद को खत्म करने का कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा आज तक भी। कोई बता दे आज तक छेड़ा हो तो। ये जो फर्जी किसी को क्रेडिट देने की कोशिश करना, ये मोदी जी का डर दिखाता और कुछ नहीं है। बौद्धों का एक बहुत बड़ा सवाल है कि उनका जो पवित्र स्थल है महाबोधि महाविहार जो बिहार में है, जहाँ तथागत भगवान गौतम बुद्ध को बोधि लाभ हुआ था, उसका एक बड़ा आंदोलन चल रहा है कि भाई चर्च तो क्रिश्चियनों के कब्जे में है, मस्जिदें जो मुसलमानों के कब्जे में है, हिंदू के मंदिर हिंदुओं के कब्जे में है, बस एक बौद्धों का बड़ा वैश्विक धरोहर है जो बौद्धों के कब्जे में नहीं है। उसका एक आंदोलन चल रहा है। आप इस आंदोलन के बारे में, हमारी जो जनता आपको सुन रही है, देख रही है, उनको क्या आह्वान करेंगे? मैं खुद उसी महाबोधि महाविहार की मुक्ति आंदोलन के लिए नागपुर आया हूँ, क्योंकि यहाँ से दम यात्रा शुरू हो रही है कल से जागरूकता के लिए। ये मतलब शर्मनाक है, पूरे दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा किसी के धार्मिक स्थल पे मैनेजमेंट कमेटी में उसके धर्म से अलग कोई दूसरे धर्म के लोगों को मैनेजमेंट कमेटी में रखा हो। जी, किसी हिंदू मंदिर में आप बता दीजिए कोई दूसरे धर्म का कोई हो, जैसे अभी राम मंदिर बना, उसका ट्रस्ट बना, क्या उसमें किसी दूसरे धर्म को व्यक्ति को मैनेजमेंट कमेटी में रखा है? नहीं रखा है। किसी आप मस्जिद में दिखा दीजिए, किसी गुरुद्वारे में दिखा दीजिए, किसी चर्च में दिखा दीजिए, जब उनके धार्मिक स्थल पर उनके धर्म से अलग कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, तो बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई, जहाँ से उन्होंने पूरे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री और शांति और मानवता का संदेश दिया, उस पे नॉन बौद्धों को क्यों उसमें मैनेजमेंट कमेटी में रखा? 4 बौद्ध 4 पंडित,
और अध्यक्ष वो भी हिंदू होना चाहिए। अध्यक्ष वो हिंदू होना चाहिए, जो चेयरमैन जो डीएम होता है, और वो शर्त भी बाद में हटाई। साथ में उसमें एक और चीज कि जो वहाँ का जो मेन मुख्य पंडा है वो उसके बाद उसके बच्चे, फिर उसके बाद उसके बच्चे, वही बनते रहेंगे। और ये तो शर्मनाक है। बौद्ध लोगों को अपने आस्था के केंद्र की मुक्ति के लिए भी आंदोलन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश के लिए कुछ हो नहीं सकती। मैं पूरे देश के बौद्धों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित वर्गों को, चूंकि सब बौद्ध हैं, उनके पूर्वज बौद्ध थे। अब तो ऐतिहासिक सच्चाई, जहाँ खुदाई होती बुद्ध निकलते, कोई और क्यों नहीं निकलता जी। उनसे आह्वान करता हूँ, आप लोग इस आंदोलन का हिस्सा बनिए और संवैधानिक तरीके से बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 को रिपील कराने में सहयोग दें। एक बड़ा आंदोलन, सशक्त आंदोलन छेड़ें। हर कीमत पे हमें माओवादी माफियात बौद्धों को वापस चाहिए। बिल्कुल, पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। बिल्कुल, पूर्ण संचालन बौद्धों के हाथों में होना चाहिए। ये जो वैश्विक धरोहर है बौद्धों की, ये बौद्धों के कब्जे में होनी चाहिए। और तमाम जो मुद्दे हैं देश भर में चल रहे हैं, जिसमें वोट चोरी से लेकर लोकतंत्र और संविधान को बचाना है, उस पर राजेंद्र पाल गौतम जी ने एक मार्मिक विश्लेषण किया है। राजेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आवाज़ इंडिया टीवी के साथ जुड़े, और इसी तरह हम अपेक्षा रखते हैं कि इस संविधान के लिए, इस विचारधारा के लिए, इस बहुजन और अम्बेडकरवादी विचारधारा के लिए आपका जीवन समर्पण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।